नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन हुआ आयोजित, कहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और कहां पिकअप बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के नगर बिल्स विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा का काफी जनसैलाब देखने को मिला। भाजपा नेता पूर्व प्रत्याशी डीके भारद्वाज एवं लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता का जिला सम्मेलन में बैंड बाजों के साथ स्वागत किया गया है। वहीं सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी जन समर्थकों से सफल कार्य की चर्चा की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन को लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उनकी समस्याएं भी सुनी गई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर पंचायत वजीरगंज में पहुंचे बीजेपी महाराष्ट्र से आलोक पाठक का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें मिशन 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसी मौके पर भाजपा के सभी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अधिकार एवं हमारा आंगन हमारे बच्चों को लेकर वजीरगंज में आयोजन किया गया, जिसको लेकर स्तर ब्लॉक संस्था केंद्र वजीरगंज मुख्य अतिथि गुड्डू देवी माननीय ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज द्वारा किया गया, जिसमें सभी अध्यापक उपस्थित रहे एवं महिला व पुरुषों को बच्चों के बारे में चर्चा की गई, वहीं शपथ भी दिलाई गई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में सीधा टक्कर मार दी। बाइक सवार 48 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके से पिकअप फरार हो गया। वहीं घटना भभुआ मोहानिया पथ के बुआरे सिमरिया के बीच सड़क की है। बताते चलें कि मोहानिया थाना क्षेत्र के सकरौली गांव निवासी श्री कृष्ण यादव के 48 वर्षीय पुत्र कन्हैया यादव आज सुबह अपने खेत पर काम करके बाइक से भभुआ आ रहे थे कि भभुआ मोहानिया रोड में बारे सिमरिया गांव के बीच पिकअप ने टक्कर मार दी और फरार भी हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को और परिजनों को सूचना देते हुए घायल को सदर अस्पताल भभुआ में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सक ने कन्हैया यादव को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भभुआ सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। सकरौली इनका मकान है, मैं जब वहाँ से आओ तो भभुआ आप रास्ते में पिकअप वाला धक्का मार कर चले गए। मोटरसाइकिल से आ रहे थे। अकेले थे क्या और कुछ? अकेले थे। कहाँ पे घटना हुआ है? बारे सिमरिया के बीच में। उनका क्या नाम था? कन्हैया से। सकरौली का। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चीज? क्या चाहते हैं आप लोग? इनको क्या चाहते हैं? क्या आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रमोद कुमार। आप कौन लगेंगे इनके? ये हम चचा लगेंगे। कैमूर से पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां आज कैमूर किसान यूनियन संघ के द्वारा किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संघ के अध्यक्ष हरीश सिंह की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त कैमूर को सौंपा गया। कैमूर से पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। वहीं शिक्षिका का सोते हुए का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला गोवर्धन विकास खंड अंतर्गत सीगा पट्टी ग्राम पंचायत में आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला टोटा का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं आए दिन आपस में झगड़ते रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं और मोबाइल देखते हुए या सोते हुए पाए जाते हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें एक शिक्षिका कुर्सी पर सोती हुई दिखाई दे रही हैं और सामने बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा शिक्षिका से बात की गई तो शिक्षिका ने पहले तो दबंगई दिखाया, फिर ग्रामीणों को धमकी दे दी कि ज्यादा बोलो तो तुम पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगी और कहा कि मैं तो इसी तरीके से ड्यूटी करूंगी, मैं सरकार की नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं, तुम मेरा क्या कर सकते हो। शिक्षिका के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि ये तो मैडम विद्यालय आती ही नहीं है, अगर आती हैं तो लगभग 1-1.5 घंटे सुबह लेट आती हैं और 1 घंटे
पहले ही शाम को जल्दी भी चली जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसी तरीके से स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता रहा तो बच्चों का क्या होगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बदायूं, संभल, बरेली, शाहजहांपुर जिला मेंथा की खेती के लिए जाने जाते हैं। बड़ी मात्रा में किसान मेंथा की फसल को उगाते, मगर अब इस फसल पर मंडी शुल्क लगने के कारण मेंथा व्यापारी और किसान सरकार से नाराज हैं। मेंथा व्यापारियों ने आज प्रदेश सरकार के मंत्री को ज्ञापन देकर मंडी शुल्क हटाने की मांग की है। बदायूं में आज मेंथा फसल के व्यापारी और किसान इकट्ठे हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। व्यापारियों ने नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें मेंथा फसल से मंडी शुल्क हटाने की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि जब सरकार ने मेंथा को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है तो इस पर मंडी शुल्क थोपने का क्या औचित्य है। मंडी शुल्क लागू होने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कानून रिपील हुए हैं, कृषि कानून, उसके कारण दोबारा जो मंडी से बाहर जो व्यापारी काम करते हैं उनको भी मंडी के दायरे में ले आया है। एक बार दोबारा भ्रष्टाचार की आग में हम लोगों को दोबारा झोंक दिया गया है और एक अनवांटेड 1.5% का मंडी टैक्स किसानों और व्यापारियों पे इम्पोज कर दिया गया है। उसी का हम लोग विरोध करने आए हैं। देखिए, मंडी टैक्स की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा तो आपका लगभग काफ़ी पुराना है, लगभग है 10 साल से ज़्यादा हो गया आपको इसके विरुद्ध लड़ते हुए। क्या अभी तक ये हट नहीं पाया है? नहीं, उस टाइम हमने काफ़ी प्रयास करा था लेकिन नहीं हट पाया था। इस टाइम हमारे सामने एक नया चैलेंज और आ गया है, जो सिंथेटिक मेंथॉल का इंपोर्ट होने लगा है, जिसके कारण प्राइस में काफ़ी वो है, तो हमारी क्रॉप ही खतरे में आ गई है। हमारा पूरा ट्रेड, जिसमें करीब 1000 कुटीर उद्योग और 5 लाख फार्मर के करीब जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग अब प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ये 1.5% जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है, इसको किसी न किसी तरह गवर्नमेंट वापस ले। जो व्यवस्था कानून के रिपील होने से जो एक बढ़िया थी, उसको दोबारा इसमें डाला गया। और एक बात मैं यहाँ और भी कह दे रहा हूँ, एक तरफ तो गवर्नमेंट इसे एपेडा में रजिस्टर्ड करके कृषि उत्पाद को लाती है और इंडस्ट्रियल श्रेणी में लाती है, फिर दोबारा इसे कृषि उत्पादन पे लाके फिर उसमें डाल देती है। तो अगर कृषि उत्पादन की कैटेगरी में लाते हैं तो इसमें मिनिमम प्राइस गारंटी भी हमको मिलनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है, सिर्फ एक टैक्सेशन को लेने के लिए ही ये करा गया है। अगर ये मंडी शुल्क लागू हो रहा है तो ये बताइए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापारियों पे प्रभाव पड़ेगा या किसानों पे प्रभाव पड़ेगा? बट नेचुरल बात है, जो भी टैक्सेशन के वो होते हैं वो एंड यूज़र पे ही जाते हैं या फिर क्या कहते हैं इसके ग्रोअर पे ही वसूले जाते हैं। तो निश्चित रूप से 1.5% माल फार्मर का सस्ता बिकेगा। बदायूं से आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। झांसी में आज जिलाधिकारी, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी झांसी व सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन 1 व 2 झांसी के निर्देशन पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 शिशुपाल सिंह, आबकारी निरीक्षक अजय कुमार गौड़, प्रवर्तन 2 आबकारी निरीक्षक राम आधार पाल, प्रवर्तन 1 एवं प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक हेमंत पांडे व प्रकाश कुमार व अधीनस्थ स्टाफ द्वारा अवैध शराब निर्माण बिक्री के दृष्टिगत दातार नगर परवाई पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 1000 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं 4800 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया व थाना रक्सा में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के शोषित वांछित समाज का सम्मेलन दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। शोषित वांछित समाज सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी हाजी सैयद सादिक अली ने की व मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर रहे। अतिथिगणों में बुंदेलखंड के वसीम असर मंडल अध्यक्ष झांसी हाजी जब्बार, जिला अध्यक्ष हमीरपुर इकबाल भाई मोट, पूर्व मंडल अध्यक्ष अली अहमद कुरैशी आदि का स्वागत सम्मान किया गया। शोषित वांछित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवन राव अंबेडकर ने कहा, शोषित वांछित समाज को अब हिस्सा लेने की जरूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन आपके हक हुकूम के लिए लड़ रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। दबे कुचले अल्पसंख्यक दलित मुसलमानों पर हुए अत्याचार, जाति हिंसा के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। जात के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कभी जानवर के नाम पर हिंसा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को जगाने आया हूं, अब वक्त आ गया है एकजुट होकर बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना है और संविधान की रक्षा करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। चल रही हमारी बातचीत, हमारे साथ वो पार्टियां आने को तैयार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शासन करने से दूर रखेंगी, क्योंकि आप लोगों के सामने ये सारी परिस्थितियां दिख रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में मिल करके इलेक्शन लड़ा और ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे मजबूत गठबंधन है, लेकिन आपके सामने वो रिजल्ट रहा है कि सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाया। तो हम एक ऐसे गठबंधन, ऐसे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को स्टॉप करने का प्रयास करेगा। AIM कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर और बाकी गठबंधन के लोगों को कितनी सीटें देंगी? देखिए, AIM जो है 100 सीटों की बात पहले भी कही थी, आज भी कह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। घर के बाहर आग ताप रही 4 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बच्ची को अकेला पाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की, वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के थाना जरीफनगर क्षेत्र के बदायूं मेरठ हाईवे पर मंगलवार को शाम 6 बजे मेला देखकर बाइक से वापस लौट रहे 2 युवकों को बोलेरो कार ने रौंद दिया। सूचना पर पहुंची जरीफनगर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से देहगांवा CHC में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही दोनों मृतकों के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए। वहीं अग्रिम कार्यवाही के बाद दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक युवक जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला निवासी हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। वहीं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गौरतलब तो यह है कि कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दतिया में एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं सेवड़ा SDOP उपेंद्र दीक्षित के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भान सिंह सिसोदिया ने चीना, बम्बाक, कंजर डेरा पर अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर कार्रवाई की। मौके से जमीन में गड़े 2 ड्रम को JCB मशीन से निकाला गया, जिसमें से 350 लीटर शराब जब्त की गई। वहीं 40 प्लास्टिक ड्रम लाइन मौके पर ही नष्ट किए गए, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई गई है। कुल कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही। वहीं शराब जब्त कर ली गई है और नष्ट भी कर दी गई है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी थरेट भान सिंह सिसोदिया, कार्यवाहक जितेंद्र सिंह कुशवाहा, सोनी राजेश कुमार, सभापति सिंह भदौरिया, कोका सिंह रावत, प्रधान आरक्षक राकेश रामपाल, राजेश विमल, छारी विवेक शर्मा, महिला आरक्षक दामिनी तिवारी की अहम भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य SDOP भांड्रे कार्डिक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में गोवर्धन थाना प्रभारी सोबरन सिंह तोमर के द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम तैतना, इमलिया, खिरिया, फैजुल्ला, भिटारी, खेरी, करारा, नौगांवा, एरोनी, भिटारी, भलका, ओरीना, कमलापुरी, काशीपुर, गोदान का भ्रमण कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जनसंवाद किया गया और ग्रामीणों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए समझाया भी गया। इस दौरान चेतावनी भी दी गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। सनबीम स्कूल नारायणपुर में आयोजित समारोह में दिल्ली में 18 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम एजुकेशन वर्ल्ड में बेस्ट को एजुकेशन स्कूल अवार्ड के तहत जिले में दूसरा स्थान सनबीम स्कूल नारायणपुर को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। सनबीम स्कूल नारायणपुर ने एजुकेशन वर्ल्ड में निर्धारित समय मापदंडों के आधार पर स्टेट लेवल पर 62वां स्थान एवं इंडिया स्तर पर 214वां स्थान प्राप्त किया है। मात्र 10 साल के अपने अल्प सफर में विद्यालय ने अपने कठोर
कठोर परिश्रम, लगन एवं अनुशासन के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने 18 दिसंबर को दिल्ली में इस अवार्ड को प्राप्त किया। विद्यालय के निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा जादू है जो किसी का भी जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। साथ ही उन्होंने सफलता का श्रेय समस्त शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों को दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार त्रिपाठी ने हर्ष प्रकट करते हुए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई दी और कहा कि आगे हम समस्त चुनौतियों का सामना करते हुए विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में स्कूल शीघ्र ही नंबर 1 पर होगा। आपका क्या नाम है, किस क्लास में है और कितने वर्षों से यहाँ पढ़ रही हैं? Good morning and Jai Hind. I am Samiksha Patel from class 8A and I am studying here since 5 years. एजुकेशन वर्ल्ड में एक अच्छी रैंकिंग आपकी स्कूल की है, तो कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? This time I am feeling very proud to be part of this institution and I am very happy that our school has achieved this much success and I hope we get more and more success in rest years. अच्छा, यहाँ पे स्टाफ हैं, बच्चे हैं, लोगों के बीच में आप कैसा महसूस करती हैं? It feels like it's my second home and the teachers and staff members are very comfortable with us and it feels like we are in our family. जो एक माहौल होना चाहिए विद्यालय में, उसके हिसाब से आप कैसा मानती हैं सनबीम स्कूल को? So I think Sunbeam School Narayanpur has given us all the environment that is important for our holistic development. एजुकेशन वर्ल्ड में आपका जो एक रैंकिंग में जो स्थान बनाया है, उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? Good morning, Jai Hind everyone. Really, it's a nice, proud moment for everyone. ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे संस्था के लिए। एक 10 साल के सफ़र में एजुकेशन वर्ल्ड में एक रैंकिंग आना इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल में, ये बहुत ही गर्व की बात है और हमारे सभी लोग बहुत खुश हैं इसको लेकर। आगे आपका क्या लक्ष्य है? अभी हम लोग मिर्ज़ापुर में 2nd नंबर पे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में 1st नंबर इन सब डिस्ट्रिक्ट, 2nd नंबर इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट एंड इन स्टेट we are on 62nd rank and all over India level we are 214th rank. So इस रैंक को ऊपर लेके जाना है और ऊपर पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग इस रैंकिंग में ऊपर आते चले जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि हम और ऊपर रैंक में आएंगे और एटलीस्ट मिर्ज़ापुर का तो नंबर 1 विद्यालय बहुत ही जल्द बन के दिखाना है। ये हमारे स्टाफ की और हम सब का एक संकल्प है और ये करके दिखाएंगे। किन किन पॉइंट्स को उसमें नोटिस किया जाता है रैंकिंग में? रैंकिंग में बेसिकली आपके एजुकेशन क्वालिटीज़, ऑनलाइन टीचिंग, आपने इस एडवर्स सिचुएशन में कैसे बिहेव किया, कैसे किया, कोकुलर एक्टिविटीज़, टीचर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे गौर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर एक फैसिलिटीज़ को देखते हैं एंड ऑन दैट वी हैव द यूज टू गिव द रैंकिंग। अब तक का कितने वर्षों का आपका सफ़र रहा है और इसको आप किस तरीके से फेस करके यहाँ पहुँचे आप इसमें? पिछले 10 साल का सफ़र है ये। आज हमें ये भी खुशी है कि इस एक डिकेड, एक दशक बीत चुका है और इस एक दशक के बीच में जो ये एज ए रिवॉर्ड, एज एन अवार्ड जो हमें मिला है और स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट मिला है, हम बहुत खुश हैं उससे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और स्टाफ मेंबर्स की तरफ से। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिश कुमार की रिपोर्ट। बहजोई कोतवाली के पुलिस चौकी पाठकपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई होने के बाद युवक ने अपना नाम प्रमोद, पता धनारी का रहने वाला बताया। वहीं चोर के 2 साथी भागने में सफल रहे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बहजोई कोतवाली पुलिस ने चोर को अपने हिरासत में लिया। गाँव वालों ने बताया कि चोरी की घटना पहले भी यहाँ पर हो चुकी है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर जिले में महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार भले लाख दावे करे, लेकिन थाना जहांगीरगंज में तैनात महिला सिपाही न्याय के लिए महीनों से परेशान है। तो आम महिलाओं को कितनी सुरक्षा और सुनवाई पुलिस करती होगी, ये सोचने वाली बात है। पति के जुल्म से प्रताड़ित महिला सिपाही की थाना जहांगीरगंज में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। थक हार कर महिला सिपाही ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना जहांगीरगंज में मुकदमा अपराध संख्या में दर्ज कर मामले की इतिश्री कर दी गई और दर्ज मुकदमे में कोई कार्रवाई महीनों से नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जहांगीरगंज थाने में तैनात महिला आरक्षी रंजू प्रजापति को धोखे में रखकर थाना जहांगीरगंज अंतर्गत गणपतपुर निवासी सत्यप्रकाश विश्वकर्मा, जो पीएससी में सिपाही है, उसने 24 मई 2021 को हिंदू रीति रिवाज से थाना भीटी के काली मंदिर में पुलिस कर्मियों व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शादी की। शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर गणपतपुर आया। फिर सत्यप्रकाश और उसके परिजनों का प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। महिला सिपाही ने बताया कि खुद सत्यप्रकाश, उसके पिता रामजीत, सास प्रेमा देवी, ससुर का भाई बिरजू व ननद प्रिया ने शादी में 10 लाख रुपए व एक स्विफ्ट डिजायर कार की मांग करने लगे। जब पीड़िता ने इतना दहेज देने में असमर्थता जताई तो उसे मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया और उसके गहने भी छीन लिए गए। पीड़िता महिला कांस्टेबल ने जब इसकी शिकायत थाना जहांगीरगंज में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई और महिला सिपाही को न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। आखिर महिला प्रकरण में ही जांच रूपी शिगुफा क्यों? थाने पर दर्ज मुकदमे में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें तत्काल प्रभाव से ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर महिला सुरक्षा के सरकारी दावों की पुलिस धज्जियां उड़ा रही है। विपक्षी अपनी पहुंच और पैसे के दम पर महिला सिपाही को जान से मार डालने की धमकी भी दे रहे हैं और शादी से इनकार कर रहा है। महिला सिपाही जिस किराए के कमरे में रहती है, वहां उसे बार बार सत्यप्रकाश के भेजे गुंडे धमकियां दे रहे हैं, जिससे महिला सिपाही की सुरक्षा और जान का खतरा बना हुआ है। योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का दावा, महिला पुलिस के प्रकरण में ही औंधे मुंह जांच का शिगुफा छोड़कर पीड़िता को थाने की गणेश परिक्रमा करने के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि दर्जन भर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्या नाम है आपका? मैं रंजू, महिला कांस्टेबल जहांगीरगंज में तैनात हूँ। क्या मामला है? सत्यप्रकाश विश्वकर्मा, जो 20 बटालियन आजमगढ़ में तैनात है, जिसके मुझे धोखे में रखकर 24 मई 2021 को मेरे साथ शादी किया। उस समय भीटी में तैनात सत्यप्रकाश के साथ जब मैं विदा होकर उसके घर गई तो उसके घर वालों द्वारा व सत्यप्रकाश द्वारा 10 लाख रुपए व स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का मांग की गई, जो मैं देने में असमर्थ हूँ। मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत हमने थाना जहांगीरगंज में की, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि मैं उसी थाने में तैनात हूँ। इसके बाद मैं न्यायालय के शरण ली, तब मेरा मुकदमा थाने में दर्ज हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि विपक्षी गढ़ बराबर जान मारने की धमकी और अराजक तत्वों द्वारा धमकाया जा रहा है। अंबेडकर नगर से अजय कुमार उपाध्याय के साथ अनीता देवी की रिपोर्ट। हजरत शेख चांद शाह बाबा के 3 दिवसीय उर्स का कल से शुभारंभ होगा। कस्बे के प्रसिद्ध सूफी संत जिंदा वली हजरत शेख चांद बाबा रहमत का 3 दिवसीय सालाना उर्स सोमवार से शुरू हो गया। इसी क्रम में आज सुबह बाबा के आस्थानी में कुरान खानी के साथ ही जिंदा वली हजरत शेख चांद बाबा का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। बाद में नमाज जोहर मोहल्ला 3 बकरी से घोड़ों के साथ आस्थानी के लिए चादर निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंद भी उमड़े। हमीरपुर से अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। ठाणे महानगर पालिका मुख्यालय के सदन में आज महासभा के दौरान ठाणे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और मुमरा ठाणे के नगर सेवकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ठाणे के महापौर नरेश मस्के ने महासभा में हो रहे प्रदर्शनकारियों को ठाणे मनपा आयुक्त को शिकायत करने को कहा, जिस पर सभी आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा के कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। ठाणेकर का काम करो वरना कुर्सी खाली करो, जिसके पश्चात पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। पत्रकारों से बातचीत में शानू पठान ने बताया कि ठाणे महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले इलाकों में शौचालय, पानी, कचरा की समस्याएं उग्र हो चुकी हैं।
इन सभी प्रश्नों को लेकर विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने महासभा में आयुक्त विपिन शर्मा की गैर हाजिरी पर प्रश्न उठाकर हंगामा किया। वहीं मुंब्रा कोसा में भी हालात दयनीय है। यहां आज भी रास्ता रुद्रीकरण का काम अधूरा है, या फिर ये कहें कि धीमी रफ्तार से चल रहा है। शौचालय की कमी, कई प्रभागों में पानी की किल्लत, लोग सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, फुटपाथ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कब्रिस्तान समेत अन्य चीजों की दिक्कतें बनी हुई है। आयुक्त साहब से अति आवश्यक काम के लिए जब नगर सेवक मिलने जाते हैं तो वो बोलते महासभा में महापौर ने ठहराव नहीं भेजे। महापौर साहब बोल रहे कि आयुक्त साहब से चर्चा होकर जल्द से जल्द अगली महासभा में काम हो जाएगी। तो स्थिति थानेकर की जनता के सामने क्लियर नहीं हो रही। अति आवश्यक काम जो है कचरा वेचक, पानी की समस्या और टॉयलेट की उत्पादन जो खराब व्यवस्था है, मूल सुविधा इमरजेंसी वर्क, इसके लिए नगर सेवक वारंवार तकरार कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए आज हम लोग बहिष्कार करके यहाँ बोल रहे हैं कि थाने कर का काम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इनकैपेबल महापालिका हो चुकी है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम मूल सुविधा हम थानेकर को नहीं दे पा रहे। इससे ज्यादा स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोगों को कब तक भूल झुकेंगे? इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात कोई नहीं है जो आज थानेकर मूल सुविधा के लिए परेशान है। इसलिए हमारा यही नारा है, थानेकर का काम कर। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कादिम गांव में मंगलवार सुबह कलीम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी शमा की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पड़ोस के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और छानबीन करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लिया, वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कलीम की करीब 2 साल पहले शमा के साथ शादी हुई थी। दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था और शमा के भाई और कलीम के बीच में कहासुनी भी हुई थी। कलीम ने अपनी पत्नी शमा की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शेखपुरा में कोई पति ने पत्नी की हत्या की है, क्या पूरा मामला? एक अभी मामला आया है कोतवाली देहात के शेखपुरा गांव में। उसमें कलीम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शमा की आज धारदार हथियार से उसके गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। ये सुबह की घटना है और जो आरोपी कलीम है वो फरार है। घटना के पीछे जो पड़ोसियों ने बताया है कि इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था और पत्नी जो मृतिका है बार बार अपने मायके जाने के लिए कहती थी और ये उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। कुछ दिन पहले मृतिका के भाई ने आके इनके साथ कलीम के साथ झगड़ा किया था, मारपीट किया था। उसी को लेकर ये घटना कारित हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सहारनपुर की थाना सरसावा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जंगल ग्राम जगहीता नजीब चोपड़ा बाग के पास हुई लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से लूटे गए 70,500 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल व कारतूस भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2021 को कमलदीप नामक एक युवक से चोपड़ा बाग के पास से अज्ञात बदमाशों द्वारा उसका बैग को छीनकर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके संबंध में पीड़ित द्वारा लिखित तहरीर सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा करते 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सरसावा क्षेत्र में अभी 23 नवंबर को एक घटना हुई थी। दिन दहाड़े एक लूट हुई थी। एक आदमी जो कमलदीप नाम का था, जनपद शामली का रहने वाला, वो बाइक से जा रहे थे। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनके ऊपर फायरिंग करके उनका बैग छीन लिया था। बैग में करीब 1,62,000 रुपया था और उनका टैब था और कुछ और कागजात थे। उस घटना का सफल खुलासा हुआ है हमारी क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने और सरसावा पुलिस ने मिलकर किया है। उस घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लूट का 70,500 रुपये बरामद हुआ है। तमंचे आदि बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त तो अभी और शेष है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। जो शेष पैसा है जो उसके हिस्से में गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद वो भी बरामद हुआ। इस प्रकार इस घटना का जो दिन दहाड़े एक लूट की घटना हुई थी व्यापारी के साथ, उसका सफल अनावरण करने में सफलता मिली पुलिस को। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? ये अच्छे अपराधी हैं, पहले भी लूट के मामलों में जेल गए हैं। अभी इनसे और पूछताछ जारी है। इनका जो फरार साथी उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हमारा तेजी से चल रहा है।
सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।